और आइए अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार में चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पटना के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित 243 विधायकों की सूची सौंपी है। इस सूची में एनडीए के 202, महागठबंधन के 34, एआईएमआईएम समेत अन्य दलों के विधायकों के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। बैठक में सरकार भंग करने की सिफारिश होगी और नीतीश कुमार के सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत इस्तीफा देने की संभावना है। इसके अलावा उन्हें राज्यपाल से मिलने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन सक्रिय है। पटना के डीएम ने आदेश जारी करके कहा कि पटना का गांधी मैदान 4 दिनों तक बंद रहेगा। आम लोगों के प्रवेश पर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। माना जा रहा है कि गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उधर हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव आज चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के कारणों को तलाशेंगे। इस बार आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत केवल 25 सीटों पर ही मिल पाई। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को 95 चुनावों में मिली हार पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मालवीय ने कहा कि राहुल दशकों में मिली करारी हार के बावजूद शताब्दी से 5 साल पीछे हैं। अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए पूछा कि आखिर राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने में असमर्थ क्यों हैं। मालवीय ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बावजूद राहुल गांधी चिंतित नहीं हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के क्रम में ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान से एनडीए के अनेक नेताओं की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस जीत के प्रति पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उसकी एकजुटता भी प्रचंड जीत में एक बड़ा सहयोग के रूप में रहा। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को यह बात अच्छी लगती होगी, क्योंकि गठबंधन में सब पार्टी मिलजुल करके अगर चुनाव लड़ती है तो उसका परिणाम अच्छा आता है। जो आया प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभार। उन्होंने खुद भी इतनी मेहनत की, कई जगह रैलियाँ की, और सबसे बड़ा कि प्रधानमंत्री जी का जो काम है, मुख्यमंत्री जी का जो काम है, वह काम बोल रहा है। इसलिए जनता एनडीए के प्रति आकर्षित हुई। प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत 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 आभार। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस मौके पर बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए के घटक दलों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। और भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण पर ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। रविवार को दोपहर 3 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 करोड़ से अधिक पर्चियों में से 99.95% छपाई पूरी हो चुकी है, जबकि 97.52% पर्चियां मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान को छोड़कर सभी
राज्यों ने छपाई में 100% लक्ष्य हासिल किया, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप सबसे आगे रहे। केरल और पुडुचेरी सबसे पीछे रहे, जहां 93.72% और 94.10% पर्चियां ही वितरित हो सकी हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही इस प्रक्रिया में आयोग ने राजनीतिक दलों से अधिक बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही आयोग ने राज्यों को मतदाता पर्चियां 100% वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। अंडमान निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप में 100% पर्चियां छपकर पूरी वितरित हुई। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वितरण 98% से अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में 97.64% पर्चियां पहुंचाई गईं। तमिलनाडु और केरल में 93.67% और 93.72% वितरण के साथ निचले स्तर पर रहा। देश भर में 5.33 लाख बीएलओज और 10.41 लाख बीएलए तैनात हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि पर्ची न मिले तो वे अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क करें। पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद बीएलओ ने फॉर्म वापस लेना शुरू कर दिया है। आयोग ने सूचित किया है कि राज्य के 7,66,37,000 मतदाताओं में से रविवार रात 8 बजे तक 7,61,00,000 एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। प्रतिशत के हिसाब से एनुमरेशन फॉर्म वितरण की दर 99.42% है। अब तक फॉर्म जमा करने के बाद 54,27,000 फॉर्म बीएलओ द्वारा ऐप में दर्ज किए गए हैं, जिसकी प्रतिशत दर 7.8 है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक अंतर्राज्यीय परिषद और गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी मेजबानी हरियाणा सरकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को क्रांतिकारी विचारों से गति देने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने गरीबों, किसानों और युवाओं को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और दमन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके बलिदान ने तिनकों में बिखरे स्वाधीनता संग्राम को एकजुट कर आजादी की महाज्वाला में बदल दिया। लाला लाजपत राय जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल जी ने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुख सुविधाओं और वैभव का त्याग कर वे जीवन भर स्वयं संस्कृति और स्वयं धर्म के लिए कार्यरत रहे। अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर उनके त्याग और तप को नमन करता हूं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस की राजधानी मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों के बीच होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक के दौरान व्यापार, ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही भारत रूस सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तनावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कोप 30 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ब्राजील के बेलेम पहुंच गए हैं। भूपेंद्र यादव यहां जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भूपेंद्र यादव ने कोप 30 में सार्थक बातचीत की आशा व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे संबंधित जानकारी साझा की है। इसमें लिखा है कि सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन वार्ता, अनुकूलन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखा जाएगा। और भारतीय नौसेना 24 नवंबर को अपने स्वदेशी जहाज निर्माण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रही है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC INS माहे को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये जहाज 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है। साथ ही INS माहे को आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो भारतीय नौसेना की तकनीकी दक्षता, डिजाइन और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। देश के उत्तरी हिस्से में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दक्षिण राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 नवंबर तक गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। IMD ने आज दक्षिण भारत के कई हिस्सों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव आज श्रीलंका तट के पास अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और द्वीप क्षेत्रों में अगले दौर में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज शेख हसीना पर जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएगा। साथ ही न्यायाधिकरण उनके 2 करीबी सहयोगियों पर भी अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसले की तारीख की पुष्टि की, जिसके बाद राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से ही राजधानी ढाका में कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा सकती है। आपको बता दें कि शेख हसीना पर यह आरोप जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से उत्पन्न हुए हैं, जिसके दौरान अभियोजकों का आरोप है कि तत्कालीन अवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन किया था। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी मुकदमा चल रहा है, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। शेख हसीना और कमाल पर अशांति के बाद देश छोड़कर भागने के बाद उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। और ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने शरणार्थियों के लिए नियम काफी सख्त करने का फैसला किया है। सरकार ने कई सुरक्षा प्रावधान घटाने और कई तरह की सुविधाएं बंद करने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवास पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। नए नियम डेनमार्क के सख्त मॉडल की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर रिफॉर्म यूके जैसी एंटी इमिग्रेशन पार्टी का काफी दबाव है, जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण
सरकार ने अपनी नीति और कड़ी कर दी है। वहीं गृह मंत्री शबाना महमूद ने साफ कहा कि वे शरणार्थियों को मिलने वाला गोल्डन टिकट यानी आसान फायदा खत्म करेंगी। अभी तक शरणार्थी दर्जा 5 साल के लिए मिलता है, जिसके बाद लीग स्थायी निवास और फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इस अवधि को घटाकर सिर्फ 30 महीने करने का फैसला किया है, यानी शरणार्थियों को लंबे समय तक सुरक्षित दर्जा मिलना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। और दक्षिण अमेरिकी देश चिली में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन और दक्षिणपंथी उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देश में बढ़ती अपराध दर और बढ़ते आवर्जन तथा वामपंथी राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की नीतियों से असंतोष बढ़ गया है। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि मतदाता चिली के लिए एक अलग दिशा चुनेंगे। चिली के कानून के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट नहीं मिलने पर दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच 14 दिसंबर को एक दूसरे चरण का चुनाव होगा। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के चैम्प्स एलिसेस में क्रिसमस सीजन का शानदार आगाज हो गया है। पूरा एवेन्यू रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा, जो आर्क द ट्राइफ तक फैली रही। रोशनी का ये नजारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए बड़ा आकर्षण बन गया, जिसने पूरे क्षेत्र को त्योहारी रंग में रंग दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 200 खाद्य, कृषि और फार्म उत्पादों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा की है। इससे भारतीय मसाला व्यापारियों और चाय उत्पादकों को बड़ा फायदा होने वाला है। यह निर्णय अमेरिका में बढ़ती घरेलू चिंताओं के बीच लिया गया है, जहां वॉशिंगटन की व्यापार बाधाओं से जुड़ी कीमतों में वृद्धि हो रही थी। ये टैरिफ में छूट भारत के $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कृषि निर्यात को प्रभावित करेगी। संशोधित सूची में कई प्रमुख भारतीय निर्यात उत्पाद शामिल हैं, जिसमें निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने की उम्मीद है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते बजट 2026-27 के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। ये प्री बजट चर्चा 18 नवंबर से शुरू हो सकती है। बैठक के पहले दिन कैपिटल मार्केट, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधि चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस और IT इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी। वित्त मंत्री हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ ही आने वाले दिनों में बैठकें करेंगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट के प्रतिनिधि भी वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा लंदन दौरे पर हैं। असम सीएम ने एक्स पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की, साथ ही लंदन में थेम्स नदी के तट का भी दौरा किया। और खेल की खबरों में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। कुशल ने पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज अमेरिका के स्टीफन हैंसन को डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सेमीफाइनल में कुशल ने विश्व चैंपियन फ्रांस के निकोलस जेरार्ड को हराया था। भारत के गणेश मणिरत्नम तिरुमरु के अंडर 21 पुरुष कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता। और फिडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी एकमात्र भारतीय उम्मीद बचे हैं। आज क्वार्टर फाइनल में एरिगेसी का सामना चीन के ग्रैंड मास्टर वेई यी से होगा। अब तक शानदार फॉर्म दिखा रहे हरि कृष्णा को आखिरकार 5वें दौर में टाई ब्रेक गेम में मैक्सिको के जोस मार्टिनेज अल्कांतारा को हाथों शिकस्त मिली है। नॉकआउट स्पर्धा में अपने से बेहतर रेटिंग वाले तीसरे खिलाड़ी को हराने के बाद हरि कृष्णा के पास सेमीफाइनल में पहुंचने और उसके बाद शीर्ष 3 स्थानों में जगह बनाकर अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में स्थान सुनिश्चित करने का मौका होगा।
और टोक्यो में जारी डेफलिम्पिंग के पहले दिन भारत के बधिर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की झोली में 4 पदक आए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारत के मोहम्मद वानिया ने रजत पदक जीता। धनुष ने 252.2 पॉइंट्स के साथ बधिर खिलाड़ियों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत की मोहित संधू ने 250.5 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारत की ही कोमल मिलिंद वाघमारे ने कांस्य पदक जीता। और विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की शुरुआत भारतीय मुक्केबाजों के लिए बेहतरीन रही। नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र ने अपने अपने वर्ग में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया। विश्व चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की बोल्ट अकबोटा के खिलाफ जीत दर्ज की। वहीं प्रीति ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की पूर्व युवा विश्व चैंपियन निगिना उक्तामोवा को हराया। अंकुश फंगल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जापान के गो वकाया के खिलाफ जीत हासिल की। नरेंद्र बेरवाल ने 90+ किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन के एंड्रे खालिदसिक को हराया। और आज विश्व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन दिवस है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाला आम कैंसर है। कैसे सर्विकल कैंसर की जल्द पहचान हो सकती है, क्या है इसके लक्षण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महिलाओं में प्रजनन अंगों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है बच्चेदानी के मुख का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स। गर्भाशय के मुख के कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन दिवस। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। लगभग 70% मामलों में इसका कारण HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है। सर्वाइकल कैंसर, जो कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो बहुत ही कॉमन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स है इंडिया में अदर देन ब्रेस्ट कैंसर। और इसका कारण, मुख्य कारण जो है, ये है HPV इन्फेक्शन। लक्षण ये है कि अगर आपको पानी आ रहा हो जो बदबूदार हो और जिसमें खून मिक्स्ड हो, ब्लड मिक्स्ड हो, या आपका जो है पीरियड्स जो है वो इर्रेगुलर हो गया हो, कभी भी महीना आ रहा हो, या संबंध बनाने पे महीना आना, तो ये होते हैं लक्षण कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये लक्षण कि 100% हम कहें कि ये सर्वाइकल कैंसर्स में भी ही होता है, लेकिन एक बार इसका जांच करवाना ज़रूरी है कि ये किस कारण से हो रहा है। HPV वायरस का संक्रमण, असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, अंग प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट लेना, धूम्रपान करना या लगातार लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना, ये सभी कारक कैंसर सर्विक्स के खतरे को बढ़ाते हैं। HPV के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही कैंसर सर्विक्स के लिए महिला को समय समय पर जांच करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो टीनेज में शुरू होती हैं, तो आप 9 से 14 इयर्स तक हम कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है देने का, क्योंकि उसमें जो है बच्चे में वो प्रतिक्रिया अच्छी रहती है कि वैक्सीन की रिस्पांस अच्छी रहे। उसके अलावा भी 26 साल तक भी हम कहते हैं दे दो, और 26 साल तक भी नहीं लिए तो 45 इयर्स तक वैक्सीनेशन ली जा सकती है। जल्द पहचान के लिए नियमित रूप से पैप स्मीयर की जांच करवानी चाहिए। असामान्य लक्षणों के प्रति जागरूकता और सतर्कता कैंसर सर्विक्स से बचाव और इसके खतरे को कम करने का प्रभावशाली उपाय है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।